बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल फोर्स। पहले हमने कहा था कि एक बच्चा जो है वो एक छोटी सी गाड़ी के साथ रस्सी बांध लेता है और उसको लेके चल रहा है, ठीक। अब उसकी फोर्स कांस्टेंट थी। कांस्टेंट फोर्स के साथ जो वर्क डन हुआ, उस वर्क डन के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग था। अब हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह से फोर्स वेरी करती है। पहली एग्जांपल बुक पे दी गई है कि रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब आपको पता है कि रॉकेट लॉन्च होता है जब, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है, ठीक है ना। ग्रेविटी की फोर्स ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है। रॉकेट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर इंस्टेंट पे उस पे लगने वाली ग्रेविटी की फोर्स तब्दील हो रही है, ठीक है ना। आगे वो लिखता है कि वर्क इज अगेंस्ट ग्रेविटी एंड वेरीज इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। न्यूटन का लॉ बड़ा फेमस हमने पढ़ रखा है। क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब डिस्टेंस के बढ़ने से जब फोर्स कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी फोर्स कंटिन्यूसली क्या कर रही है? वेरी कर रही है, तब्दील हो रही है। तो इस तब्दील होने वाली फोर्स से कितना वर्क होगा? दूसरी एग्जांपल है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीजेस बाय स्ट्रेचिंग। आप क्या करते हो? मैस स्प्रिंग सिस्टम आपने पढ़ रखा हुआ है। आप एक मैस को स्प्रिंग के साथ अटैच करते हो, उसे खींचते हो, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। जैसे ही उसे रिलीज किया जाता है तो वो वापस पीछे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। अब जब पीछे की तरफ जा रहा है तो कंटिन्यूसली अगेन फोर्स कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। ऐसी सिचुएशन में वर्क डन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंसीडर कर लेते हैं एक पाथ ऑफ अ पार्टिकल, यानी कोई ऑब्जेक्ट होगा जो मूव कर रहा होगा। किस में मूव करेगा? एक्स वाई प्लेन में। कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है जो बुक पे दी गई है। लेट करें कि ये वो पॉइंट ए था जहाँ से वो बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है, ये वो पॉइंट बी है जहाँ तक उसने जाना है। अब इस पाथ के दौरान आप देखें फोर्स कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो इस फोर्स, वेरिएबल फोर्स के दौरान वर्क डन कितना होगा? अब स्टूडेंट्स, मसला ये होता है कि अगर तो फोर्स कांस्टेंट हो तब तो आपने डायरेक्टली एफ डी कॉज ऑफ थीटा फार्मूला लगा दिया। अगर आपकी फोर्स कंटिन्यूसली तब्दील हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पाथ को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करेंगे? मैंने क्या किया, इस सारे के सारे पाथ को छोटे छोटे एलिमेंट्स में चेंज कर लिया, जिसमें देखें सबसे पहला एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट का मैंने कहा वो डेल्टा D1 होगा, दूसरा एलिमेंट डेल्टा D2, फिर डेल्टा D3। इसी तरह 4 5 चलते चलते n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। छोटे छोटे एलिमेंट्स या छोटे छोटे पैचेस, टुकड़े बना लिए हमने इस पूरे के पूरे पाथ के। अब इसका फायदा हमें क्या हुआ? फायदा हमें ये हुआ कि पहले आपका डिस्प्लेसमेंट जो था या कवर्ड डिस्टेंस जो था वो कुछ इस कर्व्ड शेप में था। अब आपने क्या किया, ये छोटे छोटे जो पैचेस बनाए, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है। पहला पैच जो है, पहला एलिमेंट, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर भी बिल्कुल स्ट्रेट, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट। तो आपका जो कवर डिस्प्लेसमेंट है वो अब क्या हो चुका है? बहुत छोटा हो चुका है और लीनियर हो चुका है, एक स्ट्रेट लाइन में आ चुका है। अब यहाँ पर इस पैच के ऊपर आप अलग से फॉर्मूला लगा सकते हो वर्क का, इस पैच के ऊपर अलग फॉर्मूला, इस पैच के ऊपर अलग फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे एलिमेंट्स का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड करके टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। ये एक छोटी सी टेक्निक है, वेरिएबल फोर्स के लिए इस्तेमाल होती है। सपोज यहाँ पर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को मैं कह देता हूँ F1 है। ये F1 फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना बनाती है? θ1। इसी तरह सेकेंड एलिमेंट के लिए फोर्स होगी F2, एंगल कितना बनेगा? θ2। इसी तरह थर्ड के लिए फोर्स होगी F3 और एंगल कितना बनेगा? θ3। इसी तरह n के लिए आपके पास फोर्स हो जाएगी Fn और डिस्प्लेसमेंट हो गया था डेल्टा dn। यहाँ पे आपके पास फोर्स के वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा θn के इक्वल, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ पाथ बना लेते हैं, ठीक है। पहले डायग्राम को समझ लें, फिर यहाँ पर आ जाएं। आपने क्या किया, सारे के सारे पाथ के छोटे छोटे इंटरवल्स बना लिए, जिनको नाम क्या दिया?
डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा Dn। इसी तरह हर एलिमेंट जो है फोर्स भी अलग एक्सपीरियंस करेगा। डेल्टा D1 के लिए मैं कहता हूँ फोर्स F1 है, डेल्टा D2 के लिए फोर्स क्या है, F2 है, डेल्टा Dn के लिए फोर्स क्या है, Fn होगी। ठीक है, ये फोर्सेस भी डिवाइड होगी, इंटरवल्स भी डिवाइड हो गए। अब आ जाते हैं जी वर्क डन की तरफ। वर्क डन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम फर्स्ट वर्क डन निकालेंगे W1। उसके लिए फोर्स कितनी लग रही थी, F1। डेल्टा D कितना था, डेल्टा D1। थीटा कितना था, थीटा 1। ये सारी की सारी वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर दी। क्या किया, F की जगह F1 आ गया, थीटा की जगह थीटा 1 आ गया, D की जगह डेल्टा D1। बिल्कुल इसी तरह W2 कैलकुलेट कर लिया, F2 cos थीटा 2 और डेल्टा D2 आ जाएगा। चलते चलते हम कहाँ चले जाएंगे, N पर चले जाएंगे। N आपका Fn डॉट डेल्टा Dn, Fn आ गया F की जगह, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा Dn आ जाएगा, थीटा n डेल्टा Dn। ठीक है जी, तो थीटा n आ गया और डेल्टा Dn आ गया। आपने क्या किया जी, तीन इक्वेशंस बना ली, 1, 2 और 3। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क। देखें ना, यहाँ पर जितना वर्क हुआ, यहाँ पर जितना वर्क हुआ, यहाँ पर जितना हुआ, इस टुकड़े तक अगर आपने फर्ज करें 10 टुकड़े बनाए हैं, 10 टुकड़ों का जितना अलग अलग वर्क डन होगा उनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल वर्क डन बन जाएगा। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 4 5 6 एंड n नंबर ऑफ वर्क डन। ठीक है, W1 की जगह क्या पुट किया, F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1, F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2, इसी तरह Fn cos थीटा n और डेल्टा Dn, यहाँ पर cos थीटा n आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा Dn आ जाएगा। अब ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं, इसमें आप क्या करोगे, आप एक मैथमेटिक्स की टर्म यूज करोगे जिसे हम पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं जी, इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा है, और इसका मतलब क्या होता है, समेशन होता है। ठीक है जी, कि आपने देखा ऊपर वाली इक्वेशन में कि सारी की सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, और ऐड एक खास तरतीब से हो रही हैं। कैसे, यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F। फर्क क्या है, ये फर्स्ट फोर्स, ये सेकंड, ये आगे थर्ड, फिर 4 और n। इसी तरह थीटा 1 2 3 4 5 6 n। इसी तरह डेल्टा D 1 2 3 4 5 और n। तो जितने डेल्टा D आपके वेरी कर रहे हैं उस पर आप क्या करो, एक लिमिट लगा दो समेशन के जरिए, कि यहाँ पर आपके पास अगर i हो, थीटा के साथ भी i हो, d के साथ भी i हो, तो i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। और ये सिग्मा साइन किस चीज़ को शो कर रहा है, कि यहाँ पर जो भी आप वैल्यूज पुट करोगे, F1 F2 Fn, ये सब क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ गया, कि अगर आपके पास इस तरह का कोई पाथ बन रहा हो, वेरिएबल फोर्स हो, आप क्या करोगे, अलग अलग फोर्सेस कैलकुलेट करोगे, उन सबको ऐड कर दोगे। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, आसान कर लेते हैं, ग्राफिकल मेथड पे आ जाते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हमने दो कंपोनेंट्स बना रखे थे, किसके, फोर्स के भी और वर्क डन के भी। ठीक है, हमने कहा कि जो आपके पास वर्क डन है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। फोर्स किसके इक्वल है, F cos ऑफ थीटा के इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ भी इन दो क्वांटिटीज के दरमियान बनाएंगे। एक आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा D आ जाएगा, और दूसरी चीज क्या आ जाएगी, F cos ऑफ थीटा आ जाएगी। ठीक है जी, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में आप पाथ बना लें, यहाँ पर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपके पास जो है वो पाथ बना था, जहां पर वो बॉडी ट्रेवल कर रहा है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है। इस पूरे के पूरे पाथ को यहाँ पर हमने क्या किया, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब उसका फायदा क्या होगा, पहले ये पाथ था इस तरह से कर्व्ड शेप, तो कोई प्रॉपर आपको जियोमेट्रिकल शेप नहीं मिल रही थी कि आप उसको कैलकुलेट कर सको। अब आपने क्या किया, ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स बनाए, इन एलिमेंट्स का फायदा क्या हुआ, कि ये वाली लेंथ देखें क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल डेल्टा D1 वाली विड्थ के साथ बन गई। इसी तरह ये वाली लेंथ भी तकरीबन स्ट्रेट हो गई। इसी तरह ये वाली लेंथ भी अगर बहुत छोटी कर दी जाए तो ये भी इस तरह स्ट्रेट होकर ट्रायंगल बनाएगी, ये वाली लेंथ भी, ये भी। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन गई आपके पास। ठीक है जी, हर ट्रायंगल के अक्रॉस एक्स एक्सिस पे आप क्या लोगे, डेल्टा D1, यहाँ पर डेल्टा D2 3 4 5 6 एंड
एन आ जाएगा। इसी तरह इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स वेरी कर रही है। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन को कहता है इक्वल होगा किसके, समेशन ऑफ एरिया ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। सॉरी, यहाँ पे वर्ड ट्राइंगल लिख दिया गया है, हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, रेक्टेंगल लिखने जा रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप्स बन रही हैं, ठीक है। तो सारी की सारी रेक्टेंगल्स का एरिया आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो वो आपके पास टोटल वर्क डन ए से बी तक आ जाएगा। अब जो डेल्टा डी था यहाँ पर, सेपरेशन या आप कह लें डिस्टेंस, इट विल बी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होगा। कब? इफ डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो। देखिए हमने पूरे के पूरे पाथ को लेट करेंगे, ये पाथ था 10 मीटर्स का, आपने क्या किया, इसको 0.5 मीटर, 0.5, 0.5 या 0.1, 0.1, 0.1 छोटे छोटे पाथ्स में चेंज कर लिया। तो वो कहता है कि वो जो छोटा छोटा आपने पाथ बनाया, वो छोटा छोटा पाथ इतना छोटा बना लिया कि वो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, मतलब तकरीबन तकरीबन जो है वो ज़ीरो बन जाता है। तो अगर ऐसा हो केस कोई, तो आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दोगे कि डेल्टा डी जो है वो तकरीबन ज़ीरो के नज़दीक नज़दीक है, ठीक है। हम इसे पढ़ते हैं डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो। आगे आपकी सेम इक्वेशन जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो आ जाएगी। इस डेल्टा डी का मतलब क्या है कि अगर ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो होगा क्या, आपका टोटल एरिया इस पूरे के पूरे ग्राफ का वो किसके इक्वल आएगा, एरिया अंडर एफ कॉस थीटा एंड डी। यानी कि इस पॉइंट ए से बी के दरमियान जितने भी एरियाज बने, ये सारे के सारे डेल्टा डी बहुत अगर छोटा हो जाए तो हम कहेंगे कि ये एक ही क्लोज शेप बन जाएगी, कुछ इस तरह से, जैसे कि आपके बुक पे भी दी गई है, इस तरह से क्लोज शेप बन जाएगी। इस पूरी की पूरी शेप का आप क्या कर लो, एरिया अंडर द कर्व अगर निकाल लो, ठीक है जी, एरिया अंडर द कर्व। अब ये कर्व किसी भी शेप का बन सकता है, हो सकता है ये कर्व रेक्टेंगल बन जाए, हो सकता है ये स्क्वायर बन जाए। तो उस स्क्वायर या रेक्टेंगल कर्व शेप का एरिया आप अगर कैलकुलेट कर लोगे, वो ही एरिया आपका किसके बराबर आ जाएगा, टोटल एरिया, एरिया अंडर द वर्क डन, ये कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन के बराबर आ जाएगा। कि अगर टोटल वर्क डन आपने कैलकुलेट करना हो बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो क्या करोगे, इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अभी मैंने कहा कि एरिया रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप बनी उसका एरिया निकाला, वही एरिया आपका किसके बराबर आ जाएगा, टोटल वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। इसी से नेक्स्ट आपकी फर्स्ट एग्जांपल पड़ी हुई है, ठीक है। उस एग्जांपल में वो कहता है कि इस तरह का कोई आपके पास पाथ बना हुआ है, ये आपके पास गाड़ी पहले इस तरह से जाती है, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। अब ये देखें एक क्लोज शेप बन गई। आपने क्या करना है, इस क्लोज शेप को छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि आपके पास कोई ट्राइंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाए। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, ये पहली आपके पास ट्राइंगल बन गई, फिर आपके पास स्क्वायर बन गया, फिर आपके पास ट्राइंगल। तीनों के एरियाज को कैलकुलेट करो, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तीनों का एरिया आप ऐड करोगे तो ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, इस टोटल वर्क डन के इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी। इस एग्जांपल को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।